मोटरसाइकिल पे बिठाकर, सोचिए इतनी घायल अवस्था में वो पीड़िता, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, ब्लड आ रहा है, आंख में खून है, और एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे उसकी माँ इसको पकड़ के बैठी हुई है। और थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं जल्दी जल्दी कोई अपना टेम्पो कर लो। योगी सरकार, मोदी सरकार दावा करते हैं महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो, क्या ये हर थाने के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंसेस, ऐसी पुलिस की जिप्सी की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जब ऐसा कोई मामला आए तो उन पीड़िताओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हो सके? योगी आदित्यनाथ has lost his constitutional right to continue as the CM of उत्तर प्रदेश। कि इस वक्त हालात जो है इस मुल्क के, हर तरह की डिसेंट अब इस सरकार को कॉन्स्पिरेसी लगने लगी। जो इस दलित लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे यूपी में, उन सारे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ FIR लॉन्च की गई है, की जा रही है। अगर हर प्रतिरोध की आवाज़ को कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा और उसके ऊपर केस लगाए जाएंगे तो मान लीजिए कि कल से आप लोग भी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। आपने आज ही हमने सबको प्रेस इनवाइट भेजा था, आपने फिर भी आप लोगों ने समझा इस चीज़ को कवर करने का, इस चीज़ को सुनने का और इसको एक कोस को सपोर्ट करने का खास कर इसलिए हम सभी ने, आप तमाम पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जो उधर की कुछ महिलाओं ने हमें फ़ोन करके बोला कि आप लोग आ जाए और आके देखे, उनसे मिलिए ताकि वो परिवार अपनी बात, हाथरस की जो लड़की है जो जिनका जान भी चली गई है, वो लड़की की पेरेंट्स और उसकी माँ बाप जो उनके परिवार वाले अपनी बात आपके साथ रखेंगे, इसलिए आप लोग निकल कर आ जाओ करके बताया। और हमें कुछ चीज़ का और भी क्लैरिफिकेशन हम चाहती थी, इसलिए हमने जो अलीगढ़ हॉस्पिटल में भी गया है। हमने कल उधर देखा, जब हम उधर गई थी, जो हॉस्पिटल की बात में बोल दे, इतना डरा हुआ है, इतना डर इस वजह से इनका ऊपर इस हॉस्पिटल के हर एक कर्मचारी का, डॉक्टर का, बाकी सब स्टाफ का ऊपर इतना, हर डिपार्टमेंट का एक तरफ यदि देखेगा तो इतना प्रेशर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, पुलिस के तरफ से है, ये बिल्कुल हम आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसलिए हम जिस डॉक्टर से या जो कर्मचारी से हम मिले उनका नाम हम नहीं बता सकते, मगर जिनसे जो बात हो गया उन्होंने हमें क्या बताया वो सब हमारी इस रिपोर्ट में है। गांव में हम उन परिवार से बात करने के वक्त उन लोगों ने बार बार एक चीज़ उठाई थी कि हमें जैसे पहला कंप्लेंट दर्ज करने से लेके वो एक FIR का एक कॉपी उनको मिला, उसके बाद से लेके उनका डेथ हो गया, जो दिल्ली में लेके आई, डेथ हो गया, उसको डेड बॉडी को स्नैच करके लेके गई, उसका कैसे जलाया, ये सब एक्सप्लेन करने का ज़रूरी नहीं है। इसके बाद उनके घरों को इतना घेर कर रखा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के नाम पे घेर कर रखा है, तो तब तक वाली इसका बीच में जो भी कुछ हुआ है उसका एक भी कागज़ इंक्लूडिंग जो डेथ सर्टिफिकेट जो लोग डॉक्टर लोग देती है वो भी तक परिवार के हाथ में मिला नहीं है। ये बात बार बार माँ भी और उसका पापा भी और जो भाई लोग भी हमें ये चीज़ बता रहे थे। और दूसरी ये चीज़ है कि जो इनके साथ ये घटना पहली घटना नहीं है, जो लड़की को इस प्रकार टॉर्चर करके उसको जो उसका डेथ हो गई, ये पहली बार नहीं है। ये लगभग 6 महीने से इस लड़की के पीछे, जो लड़की ने नाम बाकायदा बताया था, जो मजिस्ट्रेट के सामने 164 स्टेटमेंट दिया है, और उसमें वो जो नाम दिए उसमें से वो लोग, उसमें से खास कर एक लड़का कि उनको पिछले 6 महीने से लगातार, ये परिवार वाला भी हमें ये बताए, ये हो रही थी। आप सभी को जानकारी भी है ये कि दे आर सराउंडेड बाय द अपर कास्ट फैमिलीज, तो
उसका एक बहुत दमन उनका ऊपर है और इनका कुछ ज़मीनें वो ज़मीन भी छीनने का और इनको उधर से भगाए तो दलित मुक्त जो गांव होगा, यही एजेंडा से 6 महीने से लगातार इस परिवार को खास कर इस बच्ची को तंग कर रही थी। ये चीज़ें बताई है। योगी आदित्यनाथ has lost his constitutional rights to continue as the CM of Uttar Pradesh, so he should resign. If he is not resigning, the authorities should see that he should be removed from the chief minister's post. I end with this and I request Poonam Kaushik. She is the leader of Pragadishil Mahila Sangathan, Advocate Poonam. कल जो हम महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का 3 महिला संगठनों का प्रतिनिधि मंडल हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत को और करीब से जाना और किस तरीके से दलितों के ऊपर योगी के राज में किस तरह का उत्पीड़न है, इसको और गहराई से समझने का एक मौका कल फिर से मिला। पर्टिकुलरली अगर इस केस की मैं बात करूं, परिवार के लोगों से हम लोगों ने लगभग 3 घंटे तक, हम लोग 4 घंटे तक उस इलाके में थे। हम लोग 1 बजे पहुंचे थे और 1 बजे बैरिकेड से अंदर जाने के बाद हम लोग लगभग 5 बजे वहां से बाहर आए हैं। परिवार के सभी लोगों से हमने लगभग बातचीत की है, माँ और भाभी से ज़्यादा बातचीत की है और हमें पता लगा कि दलित उत्पीड़न की परिस्थिति ये है कि आज भी जो उस परिवार की दादी है, ओल्ड विमेन, बुजुर्ग महिला को बाहर जाकर चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो है समाज में अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। तो ये तो स्थिति है बराबरी के हालात की। बच्ची के परिवार के लोगों ने हमको बताया 9:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे से 4 बज जाते हैं उस बच्ची को एक अस्पताल तक पहुंचाने में। मोटरसाइकिल पे बिठाकर, सोचिए इतनी घायल अवस्था में वो पीड़िता, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, ब्लड आ रहा है, आंख में खून है और एक मोटरसाइकिल के ऊपर उसका भाई मोटरसाइकिल चला रहा है, पीछे उसकी माँ इसको पकड़ के बैठी हुई है। और थाने में जब जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं जल्दी जल्दी कोई अपना टेम्पो कर लो। योगी सरकार, मोदी सरकार दावा करते हैं महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो, क्या ये हर थाने के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंसेस, ऐसी पुलिस की जिप्सी की व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जब ऐसा कोई मामला आए तो उन पीड़िताओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था हो सके? जिस तरीके से गांव के अंदर ठाकुर कम्युनिटी को गैल्वेनाइज होने दिया जा रहा है, उस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुलेआम ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें जो है बच्ची को, जिसमें लड़की का, जिसमें एक तरफ लड़की का ही विलिफिकेशन चल रहा है और आरोपियों के समर्थन में आया जा रहा है। तो ये आरोपियों के समर्थन में आने की जो बात है, इसको जिस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार का जो प्रशासन है वो अलाउ कर रहा है, ये हम समझते हैं ये जो संघ परिवार का योगी मोदी हिंदुत्व रिजीम है, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमने ये उन्नाव में भी देखा, हमने ये कथुआ में भी देखा। सबको पता है कि कथुआ में किस तरह से वो जो आरोपी थे उनके समर्थन में फॉरेस्ट मिनिस्टर जो बीजेपी के लोग थे वो रैली निकाल के आ गए। कमोबेश यही स्थिति कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी थी। यानी ये पूरी की पूरी जो पुलिस और अफसरशाही के प्रशासन है, ये नहीं चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ एक्चुअली काम करे। दोनों ही मामलों में हमने देखा कि कथुआ में भी और उन्नाव में भी कोर्ट ऑफ लॉ ने मामले को तय किया। दोनों ही मामलों में आरोपी दोषी सिद्ध हुए। हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये अलग बात है, परंतु कोर्ट ऑफ लॉ ने फर्स्ट जो ट्रायल होती है उसमें दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध किया है। तो कम से कम कोर्ट ऑफ लॉ को, कोर्ट को कम से कम अपना काम करने दिया जाए। तो यह बात को रखते हुए कि पहली बात, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए और सुरक्षा से हमारा अभिप्राय उनकी बंदी कर देना नहीं है। ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि सुरक्षा के नाम पर आप परिवार को बंदी बना लेते हो। सुरक्षा से हमारा मतलब है उनके जान और माल की सुरक्षा,
उनको उनकी मूवमेंट के समय उनकी ज़िंदगी की हिफाजत। और यह बात कहते हुए कि कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए दिन प्रतिदिन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच पद्धति, त्वरित जांच पद्धति और कोर्ट की निगरानी में जांच। पूनम ने कहा कि जिस तरह का उत्पीड़न हम देख के आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि पहले कहीं नहीं देखा हो, क्योंकि 30-40 साल हो गए हम लोगों को एक्टिविज़्म में। तो लगातार जब भी दलित गाँवों में कभी हमले हुए हैं, खैरलांजी भी हमने देखा है और भी गोहाना भी देखा है, और गुजरात में के 2002 के गैंग रेप्स भी देखे हैं। तो बस यही है कि हर साल हर बार जब ये देखने को मिलता है तो बहुत अफसोस होता है कि हम आगे जाने के बदले बहुत तेज़ी से शायद पीछे वापस जा रहे हैं। माहौल अभी भी बहुत डर का है। अंदर जाने के लिए हमसे बाकायदा हमारे आधार कार्ड, हमारे फ़ोन नंबर, ये सबकी एक सूची बनवाई गई। उसके बगैर अंदर किसी को नहीं जाने दे रही है पुलिस। और ये भी पहले से NFIW के कुछ साथी वहाँ मौजूद थे जो जिन्होंने एक दिन पहले ही बात की थी, इसलिए शायद हम लोग अंदर जा पाए। जैसा पूनम ने कहा कि तकरीबन 4 घंटा हम लोग उस गांव में थे और उस परिवार के 8 सदस्यों से हमने काफ़ी लंबी बातचीत की। और मुझे लगता है कि उस तरह से शायद हम लोग अकेले हैं जो इतना समय परिवार के साथ बिता पाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। वर्मा कमेटी के बाद, निर्भया के बाद जब वर्मा कमेटी सेटअप हुई और उसके बाद जब नया कानून बना तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी। एक ये कि रेप विक्टिम का जो स्टेटमेंट है बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और ख़ास तौर से अगर डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। जो विक्टिम कह रही है, जो अपना वो बयान दे रही है, चाहे 161 में हो, 164 में हो, उस बयान को वैलिड माना जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद 14 तारीख को जब ये वहाँ गए, जो FIR लॉन्च हुई, उसको 307 और 325 SC/ST एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया। उसकी कॉपी हमने आपको जो दिया है वो उसमें मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल्स हैं उस FIR के। और 26 तारीख को जो एडिशनल SP हैं उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। उस ट्वीट का लिंक इसके अंदर मौजूद है प्रेस रिलीज में। उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि पहले लड़की इस हाल में नहीं थी कि वो स्टेटमेंट दे सके, इसलिए हमने 307 और 325 SC/ST एक्ट में उसको रजिस्टर किया था। लेकिन जब IO ने 161 CRPC के अंडर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तब उसने ये बताया कि 4 आरोपियों का नाम बताया और ये बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। तो उसके बाद हमने उसके अंदर 468 है ना, सॉरी 376, आई एम लीगली चैलेंज, मुझे याद नहीं रहता। तो 376D जो है, जो गैंगरेप का एक्ट है, वो उसमें हमने ऐड कर दिया है और 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और अभी कोई भी एब्सकॉन्डिंग नहीं है। ये 26 सितंबर को एडिशनल SP बाकायदा वीडियो है, उनका ट्वीट है और रजिस्टर हो गया। 4 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। जब ये हो चुका और आप स्टेटमेंट दे चुके, तो उसके बाद जो पूरा नरेटिव बदला जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ ये कि BJP IT सेल के जो इंचार्ज हैं वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि FSL रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेप नहीं है। ये बात सही है कि FSL रिपोर्ट में ये कहा गया है, उसकी कॉपी भी हमने आपको दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रेप नहीं है। क्योंकि FSL का मतलब ये है फॉरेंसिक, आपने जब रेप हुआ है, जो लॉ है, जो लीगल तरीका है, 72 घंटे के अंदर अगर आपने स्वाब नहीं लिया वजाइना से, तो उसके बाद सीमेंस मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती, मतलब उससे ज़्यादा वो जिंदा ही नहीं रहती। और FSL रिपोर्ट में नेगेटिव आना ही था। लेकिन अगर आप MLC रिपोर्ट देखें, जहाँ पे जो भी उसकी बहुत अच्छी नहीं है उसकी वो, लेकिन इसमें बहुत साफ लिखा है, जब वो लड़की से पूछ रहे हैं तो वो इसमें लिखा है ऑफिस
ऑरिफिस पेनिट्रेटेड, उसका जवाब है वजाइना। उसके बाद वो उससे पीछे पूछे हैं कंप्लीट या अटेम्प्टेड, वो कहती है कंप्लीट। उसके बाद वो कहते हैं पेनिट्रेशन बाय, और वो कहती है पेनिस। ये बिल्कुल क्लियर है, लड़की साफ लफ्ज़ों में कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ है। हालांकि जो डॉक्टर है उसने ये कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकल एग्जामिनेशन I am of the opinion that there are signs of use of force. However, opinion regarding penetrative intercourse is reserved pending availability of FSL report. अब अगर FSL report फौरन हो गई होती तो उसके अंदर रिजल्ट आता। जब FSL रिपोर्ट इतने दिनों बाद आई है और इसके बहुत सारे रिसर्च जो है वो अवेलेबल है, इसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। अगर 72 घंटे के अंदर FSL रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है रेप, और अगर बाद में आती है तो नहीं आता। लेकिन लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है जो अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन खुद एडिशनल SP ने 161 का स्टेटमेंट का हवाला देते हुए ये वीडियो जो है ये निकाला है। उसके बाद BJP IT सेल के जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट जो भी कहलाते हैं वो ट्वीट करते हैं एक वीडियो डाल के कि इस लड़की का रेप नहीं हुआ, ये खानदान पैसे लेने के लिए झूठ बोल रहा है। ये उस ट्वीट में कहा है या अलग कहा है, लेकिन ये बात कही जा रही है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे जब वो चबूतरे पे पड़ी है, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, और वो कहती है मेरा गला घोटा था, उसे ठीक से बोला नहीं जा रहा है। जो हमें डॉक्टर ने बताया वो ये कि जब उसका गला स्ट्रैंगुलेट किया गया, इतने ज़ोर से उसको दबाया गया है कि उसके दांतों के बीच में उसकी जीभ आ गई थी, जो उसकी वजह से काफ़ी घायल हो गई थी। उसकी जीभ काटी नहीं गई, वो दांतों के बीच में आके, जैसे कहते हैं ना, जीभ कट गई और बोला नहीं जा रहा। तो उस वक्त वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से। उसके बावजूद उस वीडियो में वो ये कह रही है कि इसलिए दबाया क्योंकि मैं ज़बरदस्ती करने से रोक रही थी। उस वीडियो को आप सुनिएगा, वो सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और एक गांव की लड़की जब ये कह रही है कि ज़बरदस्ती करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, इसका मतलब ये है कि वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहे थे और वो रेजिस्ट कर रही थी जब उन्होंने उसका गला पूरी तरह दबाया। ये पुलिस मान रही है, ये कह रही है कि हमने 161 में रिकॉर्ड किया है और हमने आरोपियों को, उसके बाद पूरा जो एक तो जो सवर्ण वहाँ की जो ठाकुर समाज है वहाँ से ये पूरा एक नरेटिव खड़ा किया जा रहा है। दूसरा नरेटिव बीजेपी द्वारा खुद खड़ा किया जा रहा है, बाय वर्ड ऑफ सोशल मीडिया पे ये खूब घूम रहा है। उसमें बहुत सारी कहानियाँ बनाई जा रही हैं, उसका अफेयर था, उसका तो ऑनर किलिंग हुई है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन उससे भी जो ख़तरनाक है, जो ख़ास तौर से हम तीनों लोग जिसके बारे में बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि इस वक्त हालात जो है इस मुल्क के, हर तरह की डिसेंट अब इस सरकार को कॉन्स्पिरेसी लगने लगी है। जिस तरह से यूपी सरकार ने 19 मुकदमे दायर किए हैं उन लोगों के खिलाफ जो इस दलित लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो अलेज्ड रेप है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं पूरे यूपी में, उन सारे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ FIR लॉन्च की गई है, की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है यूपी में कास्ट राइट्स करवाने के लिए। अगर हर प्रतिरोध की आवाज़ को कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा और उसके ऊपर केस लगाए जाएंगे तो मान लीजिए कि कल से आप लोग भी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। बाकी डिमांडों के साथ साथ ये तो हम कह ही रहे हैं कि योगी को डिसमिस किया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहे। दूसरी हमारी डिमांड है कि टाइम बाउंड कोर्ट सुपरवाइज्ड इंक्वायरी हो हाथरस केस में, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि जिस तरह का एक ऑल्टरनेट नरेटिव बनाने में पूरा सरकार का महकमा जुड़ गया है, उसका प्रेशर जो है वो एजेंसीज़ के ऊपर भी पड़ेगा, और जब तक वो कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं है ये इंक्वायरी ठीक से नहीं हो पाएगी। बाकी हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक तो फैमिली के लिए सिक्योरिटी और उनका लाइवलीहुड की बात है, और जैसा पूनम ने कहा कि सिक्योरिटी से मतलब ये नहीं है कि आप छावनी बना दें उस जगह को, अभी वो जगह पूरा छावनी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हम फ़ौरन सस्पेंशन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने लगातार धमकियां दी हैं, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा जिसमें वो ये कह रहा है कि मीडिया वाले तो कल परसों में चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और आप यहीं रहेंगे। और लगातार उसने लड़की के जो
ताया हैं उनको धक्का दिया है, उनके लात मारी है जब वो लोग उनसे कह रहे थे कि आप हमें बॉडी जो है कम से कम घर ले जाने दीजिए, एक बार हम लड़की की शक्ल तो देख लें। तो ये पूरा जो उसका रवैया है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, उसकी हम सस्पेंशन की डिमांड करते हैं। हम ये भी डिमांड करते हैं कि जितनी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है इंक्लूडिंग द बीजेपी एमपी, उनकी जो रोल है उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि क्या वजह थी जो वो लगातार ये प्रेशर डाल रहे थे कि दिल्ली ले जाओ। क्यों ले जाओ दिल्ली ले जाके क्या होने वाला था? वो हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, और जिस तरह से हॉस्पिटल ने एक एक जगह उसको रेफ़र किया है, बड़े से बड़े डॉक्टर ने उसको देखा है, आँखों के डॉक्टर ने भी देखा है, न्यूरोलॉजिस्ट भी उसको देख रहे थे, सब डॉक्टर्स उसको देख रहे थे, गायनोकोलॉजिस्ट उसको देख रहे थे। अगली हमारी डिमांड ये है कि जो पूरा जिस तरह से प्रतिरोध का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, जो डिसेंट का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, वी वांट द NHRC टू टेक cognizance of this and we demand an inquiry from NHRC into it and stop this criminalization of dissent. उसके बाद SC/ST प्रिवेंशन एक्ट और एट्रोसिटीज़ एक्ट का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड SC/ST सब प्लान जो है उसकी पब्लिसिटी, ताकि दलित कम्युनिटीज़ को ये पता चल सके कि उनके क्या हक है और वो क्या लेते हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही कोई दलित परिवार थोड़ा सा समृद्ध होने लगता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली बेटर होने लगता है, तो उसके घरों पे हमले होते हैं ताकि वो फिर उसी पोजीशन पे, इकोनॉमिकली उसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे अपर कास्ट उसको देखना चाहता है। और यही मुसलमानों के साथ भी होता है। आप किसी भी राइट में देखें, उनकी प्रॉपर्टी, रिलीजियस स्पेसेस, महिलाओं के ऊपर हमले, वो पूरा एक पैटर्न है जिसे कहा जाता है कि हमने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। तो वो जो औकात दिखाना, जो अपर कास्ट या जो राइट विंग कम्युनल हिंदू है, वो जो माइनॉरिटीज़ को औकात दिखाता है, जो दलित को दिखाता है, वो हमें इस पूरे डिस्कोर्स में हर जगह पे नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वी वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई टू।